बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का और लिगेंड्स का कंप्लीट इंट्रो डिस्कस किया। आज की क्लास में हम एक स्टेप फर्दर प्रोसीड करेंगे एंड फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। देखें, जब भी हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा जाता है तो एक बात जो डिस्कस की जाती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डिस्कशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ कोऑर्डिनेशन नंबर का और कोई डिस्कशन स्पेशली नोमेनक्लेचर में नहीं है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर का ऐसा कोई आइडिया ना भी हो तो काम चल जाएगा। अब देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मुराद है। कोऑर्डिनेशन नंबर से एक मुराद हम ये लेते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम, द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मेटल एटम है और ये लिगेंड है, और ये जो साइन और ग्रुप है ये टोटल कितने 6। हमने जितना भी डिस्कशन पढ़ना है ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पढ़ना है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पढ़ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ़्ट या राइट पे कोई भी स्पीशी अगर मौजूद होता है तो वो बेसिकली कैटायनिक या एनायनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद मेटल और लिगेंड्स का करेंगे। तो एक डेफिनेशन तो हम अक्सर किताबों में ये पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की एक ऑथेंटिक और एक बेहतरीन डेफिनेशन आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगेंड मेटल एटम को प्रोवाइड कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो जो साइन और ग्रुप है ये मोनोडेंटेट होता है। मोनोडेंटेट, इसका डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया था। मोनोडेंटेट से क्या मुराद है? मोनोडेंटेट मीन्स सच टाइप ऑफ लिगेंड्स विच कैन प्रोवाइड ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो एक साइन और ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो विच मीन्स के 6 साइन और ग्रुप हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेंगे? टोटल 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को इस वक्त मैं शॉर्ट करके अगर CN लिखूं तो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कंपाउंड इज 6। सॉरी, इसी तरीके से इस दूसरे कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में हमने जैसे कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट और लेफ़्ट पे जो भी होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए नहीं देखते। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन मौजूद है? एक्वो यानी वाटर मौजूद है। वाटर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि जो लोन पेयर्स की तादाद होती है वो 2 होती है, लेकिन वो दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन के पास मौजूद होते हैं। और ये बात हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक्स में पढ़ते हैं कि जो लोन पेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी कंपाउंड से किसी दूसरे एटम को या कंपाउंड को, तो एक एटम अपना एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि H2O लीगेंड के तौर पे एक्ट करता है और H3O पॉजिटिव लीगेंड के तौर पे एक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? H3O पॉजिटिव बनने का मतलब ये कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर ऑलरेडी हाइड्रोजन को दे दिया, तो अब वो दूसरा लोन पेयर नहीं दे सकता। एक एटम एक ही लोन पेयर दे सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें जो लोन पेयर्स मौजूद हैं वो डिफरेंट एटम्स में मौजूद हों, तो दोनों एटम्स अपने अपने अगर लोन पेयर प्रोवाइड करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड से आपको 2 लोन पेयर भी मिल सकते हैं, इसी तरीके से 3 लोन पेयर भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। तभी तो आप लोग पढ़ते हैं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, डिफरेंट जो हम लोग लिगेंड्स की कैटेगरी पढ़ते हैं। तो वाटर में दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन के पास मौजूद है और एक एटम एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी कि H2O मोनोडेंटेट है। 6 H2O मौजूद हैं,
एक H2O की जानिब से एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाएगा तो 6 H2O की जानिब से जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास इस कंपाउंड में बनेगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कंपाउंड इज 6। इसी तरीके से आप इस तीसरे कंपाउंड को देखें, इसमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। द ओनली लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नाइट्रो ग्रुप। ईच नाइट्रो ग्रुप इज मोनोडेंटेट एंड हेयर टोटल 6 nitro groups are present, which means the coordination number for this compound is 6 again continuously, the third compound having the coordination number 6। अब चौथे कंपाउंड को देखिए। चौथे कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सिलेट आयंस मौजूद है, ऑक्सिलाटो जिसको हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, यानी नेमिंग करने के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ऑक्सिलाटो है ये बाइडेंटेट में काउंट होता है। इसमें काउंट होता है बाइडेंटेट में। और एक ऑक्सिलाटो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो आप लोग इजीली, ये मैथ्स तो बहुत इजी, आप लोग इजीली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक ऑक्सिलाटो, इसको मैं इस तरीके से अगर मेंशन करूं कि 1C2O4 इज प्रोवाइडिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। Here 3 oxalato ions are present. So how many electron pairs can be provided by them? So you can easily predict total electron pairs are 6. तो coordination number यहाँ पर भी 6 हुआ। ये on the basis of electron pair आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि which ligand is counted as a monodentate and which one is bidentate, which is tridentate, which is hexadentate। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये पांचवें कंपाउंड में देखिए, पांचवें कंपाउंड में हमारे पास एक लिगेंड है EN, इथाइलिन डायमाइन, एंड द सेकंड वन इज क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास होता है मोनोडेंटेट और इथाइलिन डायमाइन हमारे पास होता है बाइडेंटेट। ठीक है, तो एक क्लोरीन आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो 2 क्लोरीन की जानिब से आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे। एक इथाइलिन डायमाइन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो 2 इथाइलिन डायमाइन की जानिब से आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। सही, 2 इथाइलिन डायमाइन आपको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और ये आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ के लिए भी 6 हो गया। लेकिन आप देखें कि पहले 6 कैसे था और अब 6 कैसे। तो जो डेफिनेशन आप लोग अक्सर औकात ऐसे पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम, वो यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। लेकिन इन 2 कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि आपको वो ऑथेंटिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये तो डिस्कशन हमारे पास हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। एक चीज़ जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। देखें, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया नहीं है तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। नोमेनक्लेचर की वीडियो से पहले ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट की वीडियो बनाने की वजह ही ये बनी कि पहले मैं आप लोगों को अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया दे दूँ, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर लें, ताकि जब हम लोग नोमेनक्लेचर की क्लास करें तो उसमें आपको आइडिया हो कि भाई लिगेंड कौन है, क्या नाम है, तब तक आप तमाम बातें याद कर चुके हों, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, और फिर हमने सिर्फ उन नेम्स को अकॉर्डिंग टू द रूल्स अरेंज करना। अब ज़रा देखें पहला कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड जो भी इसका XYZ नाम बनता है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये आइडिया लगाना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये रहा। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हट के आपके पास पोटेशियम मौजूद है, पोटेशियम पे होता है +1 का चार्ज, तो 3 पोटेशियम पे +3 का चार्ज है। इट मीन्स कि ये जो
पोटेशियम लगा है ये एक्चुअली इसके -3 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक एनायनिक कंपाउंड है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट और लेफ्ट पे कुछ भी मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट पे आपके पास कोई स्पीशीज मौजूद हो तो वो कैटायनिक या एनायनिक होगा। अगर लेफ्ट में मौजूद है तो वो एनायनिक है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास जो स्पीशी होगी वो पॉजिटिव चार्ज की होगी, और पॉजिटिव चार्ज क्यों लग रहा है? ताकि वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर सके। तो इस पूरी कंडीशन में आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो भाई आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की, आयरन। 6 साइनो ग्रुप मौजूद हैं, एक साइनो ग्रुप का चार्ज है -1। ओवरऑल चार्ज आपके पास कितना आ गया? -3। देखें यहाँ पे -3 हमने सपोज किया था, इसको हटाकर। तो आपके पास हमारे कंडीशन को फर्दर प्रोसीड करें तो ये बना -6 = -3, जिसको आप -6 को राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करवाएं, अपना मूव करेंगे तो ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना? +3। तो ये आपके पास इस आयरन की ऑक्सीडेशन हुई इन दिस कंडीशन, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड को आप देखें। दूसरे कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो तो ये रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो स्पीशी मौजूद है ये राइट हैंड साइड पे, इसका अपना चार्ज है माइनस। ये माइनस का चार्ज यहाँ पे इसलिए लगा है ताकि इसके ओवरऑल चार्ज को बैलेंस कर सके। एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, 3 क्लोरीन का चार्ज हुआ -3, तो ओवरऑल चार्ज था इसके ऊपर +3, जिसको बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन लगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि भाई एक आयरन का आपने ये चार्ज फाइंड करना है। आपके पास 6 वाटर मौजूद हैं। वाटर पे ओवरऑल वाटर का चार्ज 0 होता है, वाटर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। ओवरऑल चार्ज हो गया आपके पास +3। 6 × 0 = 0, विच मीन्स कि आयरन का चार्ज इस कंपाउंड में कितना बना? +3। यहाँ पे यह आयरन का चार्ज इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तीसरी कंडीशन देखें। तीसरी कंडीशन में फिर से मैं कहूँगा कि ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये आपके पास जो सोडियम मौजूद है ये सोडियम पे चार्ज होता है +1 का। इट मीन्स के ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 3 सोडियम का +3, जो कि -3 को बैलेंस करने के लिए यकीनन यहाँ पे लगा। अब कोबाल्ट का चार्ज कैलकुलेट करना है। कोबाल्ट का चार्ज कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार क्या होगी कि कोबाल्ट +6 नाइट्रो, ओवरऑल चार्ज हो गया आपके पास -3। एक नाइट्रो का चार्ज होता है -1, विच मीन्स कि यहाँ पे कोबाल्ट -6 = -3, और जैसे कि इससे बिल्कुल अबव इस कंडीशन देख लें कि -6 उठ के दूसरी जानिब जब मूव करेगा तो +6 हो जाएगा। -3 और +6 जब सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट का चार्ज आपके पास क्या बना? +3। ये आ गया कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड। अगली कंडीशन देखिए। अगली कंडीशन में क्या आप बात पढ़ लें कि भाई पोटेशियम यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक पोटेशियम का +1, 3 पोटेशियम का +3, तो ये -3 को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो गया? -3। एल्युमिनियम का चार्ज आपने कैलकुलेट करना है। 3 ऑक्सीलाटो मौजूद हैं, एक ऑक्सीलाटो पे -2 का चार्ज मौजूद है। तो ये आपके पास बना -6, और दूसरी जानिब -3 आपके पास एज इट इज़ मौजूद है। -6 जब दूसरी जानिब मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा? +6, और +6 और -3 सॉल्व होने के बाद बन जाएंगे +3। ये आपके पास इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ठीक है।
अब आखिरी कंडीशन आपके पास मौजूद है। आखिरी कंडीशन ज़रा देखिए, ब्रोमीन मौजूद है, एक ब्रोमीन का चार्ज -1, इसको हटाया तो ऊपर ओवरऑल चार्ज आ गया +1। ये ब्रोमीन इस +1 को बैलेंस करने के लिए था ऑब्वियसली। अब ओवरऑल चार्ज हो गया +1, कोबाल्ट का चार्ज ऑब्वियसली आपको फाइंड करना है, मेटल एक वही है। इथाइलिन डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 इथाइलिन डायमाइन मौजूद हैं और इसका इंडिविजुअल का चार्ज 0। 2 क्लोरीन मौजूद हैं, एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1। तो ये इथाइलिन डायमाइन का चार्ज तो 0 हो गया, ये हो गया -2, और दूसरी जानिब आपके पास ये बना +1। -2 जब दूसरी जानिब मूव करेगा तो ये हो जाएगा +2, और +1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोबाल्ट का चार्ज हमारे पास इस कंडीशन में आ गया +3। तो आपने देखा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये तमाम डिस्कशंस आपके बहुत इजीली हो जाएं अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीक़ेकार मालूम हो। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इंटर बोर्ड के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बच्चों को फाइंड करना सिखाते हैं, और उसी चीज़ की फिर हम एप्लीकेशन एक तरीके से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नोमेनक्लेचर को मैं लिखते हुए, कंपाउंड का नाम लिखते हुए अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करी, तो आपका जो नेम है, जो नोमेनक्लेचर में आपने मेंशन किया है, उसको इनकरेक्ट कंसीडर या इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो और फाइनल वीडियो कोऑर्डिनेशन सीरीज़ की मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कल परसों में अपलोड करूँगा। उसके अंदर फाइनली हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।